आज के इस वीडियो में हम जानेंगे युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात करते हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो यदि हम बात करें युग्मक जनन की परिभाषा की, तो वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नर युग्मक या मादा युग्मक का बनना ही कहलाता है युग्मक जनन। या हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि नर में शुक्राणु का बनना तथा मादा में अंडाणु का बनना ही कहलाता है युग्मक जनन, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु क्या है, युग्मक है। तो इन दोनों प्रकार के युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो पुरुषों में वृषण में अथवा मादा की अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाती है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। जैसे यदि हम बात करें मनुष्य में द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, तो इसका अगर हम आधा कर दें यानी कि हैप्लॉइड गुणसूत्र की संख्या यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 23। तो शुक्राणु या अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। अब बात करते हैं यदि युग्मक जनन की प्रक्रिया नर में होती है तो उसे हम बोलते हैं शुक्र जनन, और यदि मादा में होती है तो उसे हम बोलते हैं अंड जनन। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंड जनन। तो इस प्रकार से मनुष्यों में जो युग्मक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शुक्र जनन और दूसरा होता है अंडाणु जनन। तो आइए फर्स्ट हम बात करते हैं शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों में जो शुक्र जनन प्रक्रिया होती है वो उसके वृषण की एपिथेलियम कोशिकाओं में होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुषों में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में होती है, जहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है यानी कि n होता है 23। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया दो पदों में होती है, पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में स्पर्मेटिड्स के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटिड्स से शुक्राणुओं का बनना कहलाता है शुक्र कायांतरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटिड्स के निर्माण की यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो पुरुषों में जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यौनावस्था प्रारंभ होते ही क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब यदि हम बात करें स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया की, तो पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया, मतलब कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण कुल 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है गुणन प्रावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्रोथ फेज, और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणन प्रावस्था की यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो वृषण में पाए जाने वाली जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी जर्म सेल अथवा प्राइमीडियल जनन कोशिकाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं अथवा प्राइमीडियल जनन कोशिकाएं। तो इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को हम शुक्रजनक यानी कि स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं।
और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर सबसे पहले लिखा है स्पर्मेटोगोनियम। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। तो स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये किससे बनती हैं? ये जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा ढेर सारी स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं हम दूसरे फेज की ओर, जो कि है हमारा वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। तो विभाजन के पश्चात शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एवं आकार में काफी बड़े हो जाते हैं। यानी कि ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होती हैं वे आकार में और बड़ी होती हैं, क्योंकि वो पोषक पदार्थों को अपने अंदर लेती हैं और फॉर्मेशन करती हैं शुक्राणु कोशिकाओं यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स की। यानी कि जो ऊपर की ओर स्पर्मेटोगोनियम थे, ये विभाजन के फलस्वरूप ढेर सारे बनते हैं और इसके बाद ये क्या कहते हैं, पोषक पदार्थों को अपने अंदर लेकर काफी बड़े हो जाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि इनका जो केंद्रक होता है वो अपेक्षाकृत काफी बड़ा होता है। ये तो बात हुई वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज की। तो इस फेज में क्या होता है, इन सभी घटनाओं को हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये जो परिपक्वन प्रावस्था है, दो विभाजन में बटा है, यानी कि ये दो भागों में बटा है। पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, और दूसरा है द्वितीय परिपक्वन विभाजन यानी कि सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम परिपक्वन विभाजन की। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन में होता क्या है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम प्रथम परिपक्वन विभाजन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स या फिर हम शुक्राणु कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड होता है? क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। वही हम बात करते हैं द्वितीय परिपक्वन विभाजन की। तो द्वितीय परिपक्वन विभाजन में कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। इस प्रकार इन दो परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट यानी कि हैप्लॉइड होता है। तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो ऊपर जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट था, वो क्या कहता है, पहले प्राथमिक डिवीजन यानी कि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जाता है, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दूसरी बार मियोसिस डिवीजन में जाता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन में 2 बार डिवीजन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो बनता है स्पर्मेटिड्स, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है स्पर्मेटिड्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं। तो जो ये स्पर्मेटिड्स बनी है यानी कि शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बनी हैं, इनमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट होता है। जैसा कि मैंने बताया था, हैप्लॉइड होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें देखें तो 23 होगा। अब स्पर्मेटिड्स के कायांतरण के फलस्वरूप ही शुक्राणु बनते हैं। तो स्पर्मेटिड्स का तो फॉर्मेशन हो गया। अब आइए देखते हैं कि कैसे इनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो परिपक्वन प्रावस्था की घटनाओं को हम लोगों ने समझा, तो आइए समझते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो इस क्रिया के अंतर्गत अचल एवं गोल स्पर्मेटिड्स एक चल धागे नुमा शुक्राणु में परिवर्तित होती हैं। इसका कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। सेंट्रोसोल से फ्लेजलम का विकास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी तंतु के चारों ओर एक सर्पिलाकार आवरण बनाती हैं तथा गाल्जिका एक्रोसोम में रूपांतरित हो जाता है। केंद्रक गोल के बजाय कुछ लंबा व अंडाकार हो जाते हैं और प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से लेकर 2.5 महीने का समय
लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं। स्पर्मेटिड्स और शुक्राणु में यह अंतर है कि स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि अचल होते हैं, जबकि शुक्राणु जो होते हैं वो आपके मोटाइल यानी कि चल होते हैं। आप सभी ने जाना होगा या देखा होगा कि जो स्पर्म होते हैं उसमें फ्लैजेला पाई जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है आगे की ओर जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होता है, जब मैं आपको शुक्राणु की संरचना पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग 2 से 2.5 महीने तक होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्राणु जनन के महत्व की, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्र जनन के फलस्वरूप बने शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की आधी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अतः शुक्र जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने में सहायता करती है। इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका के 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना।